एक पुरानी शायरी आपने जरूर सुनी होगी। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। क्या यही आज दलित आंदोलन के साथ हो रहा है? क्या दलितों का मसीहा बनने वाले नेता ही इस आंदोलन की आंच को धीमी कर रहे हैं? और क्या देश की आजादी के बाद दलित आंदोलन के प्रतीक के तौर पर अपना परचम लहराने वाली कांशीराम की बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी मायावती की जिद के आगे दम तोड़ चुकी है? नमस्कार दोस्तों, देश की सियासत में आज दलितों की बात हर जुबां पर है। कोई पीडीए बना करके दलितों का हित करने की बात करता है और कोई दलित सांसदों की संख्या गिनाकर दलित आबादी में अपनी बढ़ती पैठ बताता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर आप समझें तो दलित वोटर जिन 156 सीटों पर निर्णायक संख्या में हैं, उनमें से 93 सीटें इंडी गठबंधन को मिली, जबकि 57 सीटें एनडीए के खाते में चली गई और बाकियों के हिस्से में 6 सीटें आई। जबकि 2014 की लोकसभा चुनाव के नतीजों में इंडी गठबंधन के लिए ये जो आंकड़ा है वो 53 और एनडीए के लिए 91 का रहा। लेकिन ये आंकड़े शायद वो कहानी नहीं कहता जिसका जिक्र आज मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। वो उस दलित आंदोलन की है बात जो आजादी के पहले से ही शुरू हो चुकी थी, जिसे सावित्रीबाई फूले ने सींचा, पेरियार ने संवारा और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कानून की ताकत दी। और आजादी के बाद दक्षिण में अगर डीएमके ने उस आंदोलन की अगुवाई की तो उत्तर भारत में कांग्रेस और उसके बाद कांशीराम ने उसे मुखर आवाज दिया और आज वो आंदोलन दम तोड़ता नजर आ रहा है। अगर मैं ये बात कह रही हूँ तो उसका मतलब ये कतई नहीं है कि देश की राजनीति में दलित हाशिए पर चले गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहेब ने दलितों को कानून और संविधान की जो ताकत दी और उसके बाद उनकी अनदेखी कोई नहीं कर सकता है। लेकिन दलितों के उत्थान का जो सपना बाबा साहेब अंबेडकर ने देखा, उसकी रफ्तार शायद थोड़ी धीमी जरूर पड़ सकती है। बहुजन सुखाए बहुजन हिताए, हिंदू धर्म के 5 बुनियादी सिद्धांतों में से एक ऋग्वेद की ये लाइन जब राजनीति की रणभूमि में पहुंच गई तो एक ऐसे वोट बैंक में बदला जिससे अपने साथ के बगैर किसी भी राजनीतिक पार्टी का भला संभव ही नहीं है। इसलिए राजनीति के धुरंधरों के बीच अक्सर दलित वोटर्स को अपना सपोर्टर बनाए रखने की जंग चलती है। लेकिन सदियों से दलितों के साथ जो नकारात्मक व्यवहार हमारे समाज ने किया, वो सिर्फ उन्हें वोट बैंक या फिर सांसद और विधायक बनाकर दूर नहीं कर सकते हैं। बाबा साहेब ने इस दर्द को भारत की आजादी से पहले ही समझ लिया और इसीलिए उन्होंने उन प्रतिमानों या फिर उन ताकतों और हरकतों को सीधी चुनौती दी जो एक दलित को जीवन पर्यंत दलित बनाए रखना चाहते थे। आजादी के बाद भी ये कोशिश जारी रही। दलित और पिछड़े समुदाय के कई नेताओं ने इसे चुनौती भी दी, लेकिन दलित समुदाय के लिए ये गेम चेंजर बन गए कांशीराम। 1984 में कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और चुनाव चिन्ह बना हाथी। हालांकि शुरुआत में पार्टी के उम्मीदवार चिड़िया के निशान पर चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। पार्टी के गठन के तकरीबन 5 साल बाद मायावती पहली बार 1989 में हाथी चुनाव चिन्ह लेकर के बिजनौर में खड़ी हुई और जीत कर बन गई सांसद। इसके बाद से ही नीला झंडा और हाथी बीएसपी की पहचान बन गए। हालांकि इस नीले रंग और हाथी चुनाव चिन्ह के पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। बीएसपी प्रमुख रूप से बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व करती थी। ये एक पूरा ग्रुप था जिसका प्रतिनिधित्व किया जाता था। कांशीराम जाति प्रथा में निचले तबके के लोगों को बहुजन कहते थे। उनकी आबादी बाकी जातियों से ज्यादा थी। कांशीराम मानते थे कि बहुजन समाज एक हाथी की तरह है, विशालकाय और बेहद मजबूत। तो वही नीला झंडा आसमान का प्रतीक है जो सबको समान भाव से देखता है। वैसे हाथी चुनाव चिन्ह का बाबा साहेब और बौद्ध धर्म में भी गहरा नाता है, उससे भी गहरा कनेक्ट है। बाबा साहेब की पार्टी ऑल इंडिया शेड्यूल कार्ड फेडरेशन का चुनाव चिन्ह भी हाथी ही था। लेकिन 1956 में ही बीआर अंबेडकर ने महासंघ को बर्खास्त कर दिया। कांशीराम को उनकी राजनीति का उत्तराधिकारी माना जाता था। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के बाद कांशीराम की सभाओं में एक नारा खूब गूंजता था, बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांशीराम करेंगे पूरा। अंबेडकर की पार्टी का चुनाव चिन्ह चुनना उनकी प्रथा को कायम रखने का प्रतीक था। हाथी का बौद्ध धर्म से भी खास रिश्ता था। बौद्ध ग्रंथ में हाथी अक्सर बुद्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए ये दलित आंदोलन की भी पहचान बन गया। बीएसपी के वजूद में आने के बाद से कम उत्तर प्रदेश में तो मायावती और बीएसपी दलित वोट बैंक के सबसे प्रबल दावेदार बन गए।
साल दर साल बीएसपी मजबूत होती चली गई और मायावती मुख्यमंत्री बन गई, कभी किसी पार्टी के समर्थन से और फिर बाद में अकेले बीएसपी के दम पर भी। लेकिन दलित वोटर्स के लिए शायद इतना काफी नहीं था और ऐसा लगने लग गया कि जैसे कांशीराम के बहुजन समाज पार्टी की माया से आजाद होने का प्रण ले चुकी है। ये कहीं ना कहीं महसूस हुआ उस समय। लेकिन इसके बाद कहानी आगे बढ़ी। फिर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या मायावती की जिद न सिर्फ बीएसपी को बल्कि दलित आंदोलन को भी खत्म कर रही है क्या? ये सवाल क्यों? वो इस बात से समझिए कि मायावती ने कल तक जिसके कंधे पर बीएसपी की जिम्मेदारी दे रखी थी उसे एक झटके में पार्टी से निकाल दिया। 5 साल पहले जिस आकाश आनंद को मायावती स्वर्ण रथ पर बैठाकर लाई, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने में उन्हें देर नहीं लगी है। आकाश आनंद को पार्टी के सभी पद से हटाया गया है। आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं, लेकिन वो बीएसपी में अब नहीं है। उनकी जगह मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार और रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। और मायावती ने अपने इस कदम से फिर साबित किया कि वो कब किसे हायर कर ले और कब फायर कोई नहीं जानता है। पिछले दिनों उन्होंने पार्टी के एक और बड़े नेता अशोक सिद्धार्थ को बाहर किया। आकाश आनंद इन्हीं अशोक सिद्धार्थ के दामाद थे। मायावती ने इन ससुर दामाद से सारे संबंध तोड़ दिए। बीएसपी सुप्रीमो द्वारा आनन फानन में लिए गए इस पार्टी के डिसीजन को पार्टी जो है गर्त में पहुंच रही है और यही वजह है कि बीएसपी राष्ट्र तो दूर अब राज्य की मान्यता से भी हटने वाली है। जब बीएसपी में आकाश आनंद की एंट्री हुई तो मायावती ने संकेत दिए कि भविष्य में पार्टी का सारा कामकाज वहीं संभालेंगे। लोग उन्हें मायावती का उत्तराधिकारी मानने भी लग गए, लेकिन अचानक मायावती ने पलटी मारी और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनकी जगह अपने भाई आनंद कुमार, राज्यसभा के सदस्य और सांसद रामजी गौतम पर भरोसा जाहिर किया। आज उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनके जीते जी कोई भी नेता उनका उत्तराधिकारी नहीं बनने वाला है। उनके इस फैसले से सब चौंके हुए हैं। पार्टी में हर कोई सकते में है कि आखिर भतीजे से इतनी नाराजगी बुआ ने क्यों दिखाई है। इसके पीछे एक बड़ी वजह तो है कि 2022 के विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का निराशाजनक प्रदर्शन, लेकिन कुछ कारण है आकाश के ससुर से मायावती का मोह भंग होना भी, ये भी वजह बताई जा रही है। अब फिर कहानी आगे कैसे बढ़ती है। मायावती ने जब अशोक सिद्धार्थ को बसपा से बाहर किया तब कहा था कि उनके कारण पार्टी लगातार पिछड़ रही है। मायावती के मुताबिक अशोक ने पार्टी को 2 धड़ों में बांटने की साजिश भी रची है। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने वोट बैंक की तलाश में जुटी मायावती ने अपने इस कदम से क्या पार्टी के लिए और दलित आंदोलन के लिए एक और मुसीबत मोल ले ली। सवाल उठने लगे कि क्या मायावती के भतीजे आकाश आनंद मायावती के लिए बड़ी चुनौती आगे बन जाएंगे और अब वो खुद चंद्रशेखर की राह पर चल पड़ेंगे, जिससे मायावती की बची खुची जो ताकत है वो भी खत्म हो जाएगी। आकाश आनंद की राजनीतिक भविष्य को समझने के लिए आपको उन परिस्थितियों को समझना चाहिए जिसमें चंद्रशेखर दलितों के नेता बने और इतने बड़े हो गए कि मायावती के उम्मीदवार उतारने के बावजूद उन्होंने नगीना लोकसभा सीट से निर्दलीय ही जीत दर्ज की और सांसद भी बने, जबकि मायावती का लोकसभा में खाता भी नहीं खुला और विधानसभा में भी जो एक सीट मिली उसकी वजह मायावती नहीं बल्कि उमाशंकर सिंह थे, जिनका अपना वोट बैंक था। चंद्रशेखर दलितों के नेता तब बने जब मायावती अपने सियासत के पतन की ओर पहुंचती दिख रही हैं। 2007 से 2012 तक अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली मायावती 2012 की विधानसभा चुनाव में 80 सीटों पर सिमट करके सत्ता से आउट हो गई। इसके ठीक 2 साल बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की आंधी चली, जिसमें बीएसपी पूरी तरीके से साफ हो गई और उसे एक भी सीट हाथ नहीं लगी। दलित नेतृत्व के इस गैप को भरने के लिए चंद्रशेखर आगे आए। उन्होंने साल 2015 में बनाई भीम आर्मी और फिर 2017 की विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की आंधी चली और बीएसपी 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। इस दौरान चंद्रशेखर लगातार आंदोलन करते रहे, जेल जाते रहे और दलितों की आवाज बुलंद करते रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के गठजोड़ के बाद भी जब बीएसपी 10 सीटों पर सिमटी रही तो फिर इसके अगले साल चंद्रशेखर ने तय किया कि वो अब राजनीति में उतरेंगे, क्योंकि मायावती के पास अब वो सियासी ताकत नहीं है कि दलित उनके भरोसे रह पाए। पार्टी बनाने के बाद चंद्रशेखर ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा और वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जहां उनकी जमानत दायरे जब्त हो गई। साल 2024 में चंद्रशेखर ने नगीना की लोकसभा सीट जीतकर न केवल लोकसभा में खुद को स्थापित किया बल्कि दलित समाज के लिए एक नेतृत्व भी तैयार कर दिया। और इस सियासी पारी के दौरान चंद्रशेखर ने कई बार मायावती से मुलाकात करनी चाहिए, उनसे गठबंधन करना चाहा, उनके साथ रहना चाहा, लेकिन मायावती ने हमेशा इनकार किया और चंद्रशेखर इस सियासी मैदान में एकला ही चल पड़े। अब वापस आते हैं आकाश आनंद के पास और उनके बात पर वापस आते हैं। चंद्रशेखर वाली चुनौती मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद के पास है। आकाश आनंद भी 2017 से राजनीति में सक्रिय है।
और मायावती के मन से ही अपनी राजनीति उन्होंने शुरू की है। आकाश आनंद की बढ़ती लोकप्रियता मायावती को क्या नागवार गुजरी और क्या चुनाव के बीच जो है मायावती ने उन्हें अपरिपक्व बताया, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया 2024 में। उस चुनावी रैली उन्होंने कैंसिल की, किनारे कर दिया उन्हें। लेकिन फिर चुनाव के नतीजे आए तो मायावती का खाता नहीं खुला। ये हम बात 2024 लोकसभा चुनाव की कर रहे हैं। और ऐसे में एक बार फिर से 47 दिन के अंदर अंदर मायावती ने अपना फैसला पलटा और आकाश आनंद को फिर से बना दिया नेशनल कोऑर्डिनेटर। लेकिन मायावती इस फैसले पर भी कायम नहीं रह पाई और अब आकाश भी पार्टी से आउट। तो देखा जाए कुल मिलाकर तो ये बीएसपी के पतन की कहानी में आखिरी अध्याय भी हो सकता है, लेकिन इससे कई ज्यादा जरूरी ये समझना है कि आकाश या चंद्रशेखर क्या दलित आंदोलन के अगले मसीहा बन पाएंगे? क्या कांशीराम ने बहुजन की जिस ताकत को बीएसपी में पिरोया, क्या चंद्रशेखर या आकाश आनंद उस ताकत को नई दिशा दे पाएंगे? या फिर देश की सियासत में दलित सिर्फ वोट बैंक बन करके रह जाएंगे? या उनके विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे, लेकिन उन प्रतिमानों को ध्वस्त करने की ताकत किसी के पास नहीं होगी जो दलित समुदाय को सदियों से दलित ही बनाए रखने पर आमदा है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो आप फटाफट इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने शिखा ठाकुर न्यूज़ोपीडिया सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे अपडेट्स और ऐसी स्टोरीज मिलती रहे।